ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि श्रृंखला उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा। ये श्रृंखला B.Ed विशेष शिक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये श्रृंखला B.Ed सामान्य शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी। इस श्रृंखला में अब प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रम आज का समाज। कार्यक्रम के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर B.P. लूला और G. गुरु। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन, आलेख रूपांतरण और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम आज का समाज। आदिम मानव पर्यावरण का एक जंतु था। मानव के सीधे खड़े होने की भंगिमा के कारण उसके शरीर का अग्रभाग गति विषयक कार्य से मुक्त हो गया और अब वह अपने विरोधी अंगूठों की मदद से औजारों का संचालन कर सकता था, जो शरीर को प्रभावित किए बिना पृथक रूप से हाथों का कार्य कर सकते थे। इसके द्वारा उसके मस्तिष्क का विकास हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक चिंतन के साथ साथ उसने संकल्पना पर आधारित चिंतन शक्ति का विकास किया। हस्तलाघव कौशलों और मस्तिष्क के विकास से प्राप्त विशाल शक्ति से शक्तिशाली होकर मानव ने संपूर्ण परिदृश्य पर आधिपत्य स्थापित किया। अपने प्रयाण की शुरुआत पर्यावरण के एक सामान्य जंतु से करते हुए वो उसको अपनी आवश्यकतानुसार ढालने में लग गया। उसने अपने स्वयं का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवकृत पर्यावरण का निर्माण किया। इस पर्यावरण में मानव द्वारा विकसित सभी कुछ का समावेश हुआ, जो उसने अपने चिंतन और औजारों के प्रयोग द्वारा संभव किया। इस समष्टि में आते हैं परिवार, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक संगठन, भाषा तथा प्रौद्योगिकी, मन के चेतन, अवचेतन तथा अतिचेतन संगठन, साथ ही विचार, ज्ञान, इच्छा, संस्कृति तथा सभ्यता और भौतिक आधारभूत संरचनाएं। पृथ्वी पर मानव ने 30 लाख वर्षों के अस्तित्व के दौरान 5 मुख्य प्रौद्योगिकी नवाचारों के माध्यम से 5 क्रमिक विकास स्तरों को पार किया। पहला स्तर था शिकार और संग्रह का, दूसरा स्तर था बागवानी और पशुचारी का, तीसरा स्तर कृषि का, चौथा उद्योग का और 5वां स्तर है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का। इन 30 लाख वर्षों का मानव अस्तित्व बढ़ते हुए भौतिक आवश्यकताओं तथा प्राचुर्य प्राप्ति की भूख को मिटाने के लिए मानव द्वारा वांछित अधिकाधिक ऊर्जा और भौतिक सुख साधन जोड़ने की होड़ में जुटे होने की कहानी मात्र है। आइए अब चर्चा करते हैं
भोजन संग्रह स्तर के युग की। शिकार और संग्रह मानव समाज की आदिम, सबसे प्राचीन और उत्पादक प्रौद्योगिकी थी। जानवरों के शिकार और वनस्पति संग्रह के लिए वो आसान औजारों का प्रयोग किया करता था। आज भी भारत समेत अनेक देशों के कई समाजों में ये स्तर अभी भी प्रचलित है। आदिम मानव के लिए मांसपेशियों से प्राप्त ऊर्जा ही ऊर्जा प्राप्ति का एकमात्र स्रोत था। अपने भोजन के माध्यम से वह इसकी नियमित आपूर्ति करता था। भोजन का मांसपेशियों की ऊर्जा में परिवर्तन प्राणी जगत में व्याप्त ऊर्जा प्रवाह की नैसर्गिक प्रक्रिया ही थी, क्योंकि मानव अभी भी पर्यावरण का एक जंतु ही था जो जीवित जगत के भोजन श्रृंखला की एक कड़ी प्रस्तुत करता था। शिकार, मछली पकड़ना, खाने वाले फलों, फूलों, पत्तियों, जड़ों और कंदों का संग्रह उसके भोजन के मुख्य स्रोत थे। इस संग्रह के संपादन में वे सख्त पत्थरों, लाठियों, सख्त अस्थि पिंजरों से प्राप्त पदार्थों आदि से बनाए गए औजारों का प्रयोग करते थे। वे भोजन संग्रह के स्तर से संबंध रखते थे। भोजन के अतिरिक्त शिकारी मानव को अपने शिकार को भूनने और अपने को गर्म रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हुई। तब उसने आग का प्रयोग सीखा। यह ऊर्जा वह आग द्वारा लकड़ी जलाकर प्राप्त करता था। दोस्तों, अभी हमने चर्चा की भोजन संग्रह स्तर के युग की। आइए अब चर्चा करते हैं बागवानी और पशुचारी के युग की। जब मानव ने हाथ के औजारों का प्रयोग कर फसल उगाने की प्रौद्योगिकी यानी बागवानी सीखी और जानवरों को पालतू बनाने की प्रौद्योगिकी यानी पशुचारी सीखी, तो उनसे बागवानी और पशुपालन के युग का उदय हुआ। आदिम भोजन संग्रही मनुष्य को पेड़ पौधों को उगाने और जानवरों को पालतू बनाने में 10 लाख वर्षों से अधिक का समय लगा। मुश्किल से 20 से 15 हजार वर्ष पहले बागवानी और पशुपालन की प्रौद्योगिकी का उदय होना प्रारंभ हुआ। आवासीय स्थान के आसपास फलों को खाकर फेंके गए बीज के अंकुरित होने की प्रक्रिया की अकस्मात खोज ने फलों के पेड़ लगाने की कला विकसित की होगी। समय के साथ साथ फावड़े, कुदाली आदि के आविष्कार के साथ ही विशेष रूप से विश्व के उपजाऊ क्षेत्रों में बागवानी के विकास का क्रम प्रारंभ हुआ होगा। सूखे क्षेत्रों में शिकार के माध्यम से जानवरों को पालतू बनाने की प्रथा का विस्तार हुआ होगा। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अनेक समाजों में बागवानी और जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया का सम्मिश्रण किया गया। बागवानी और जानवरों को पालतू बनाने के कारण जो उत्पादकता में वृद्धि हुई, उसके फलस्वरूप मानव समाज सैकड़ों की संख्या में फैल गए। यद्यपि पशुचारी समाज के सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते रहते थे, अर्थात वे खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करते थे, परंतु फिर भी बागवानी से जुड़े हुए लोग खेतों के साथ बंध गए और स्थायी आवास का निर्माण किया। कुछ परिवारों के हाथों में धन के केंद्रीकरण होने पर इन समाजों में श्रेणीबद्धता का विकास हुआ। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में प्रचुरता आने पर अनेक मनुष्य अन्य पूर्णकालिक धंधों जैसे शिल्प, वाणिज्य और पूजा पाठ में लग गए। अभी हमने चर्चा की बागवानी तथा पशुचारी युग की। आइए अब चर्चा करते हैं कृषि युग की। ये एक तर्कसंगत कदम ही था कि बागवानी और पशुचारी मानव कृषि मानव के रूप में उभरा। हल के आविष्कार के साथ ही कृषि का उदय हुआ। जानवरों द्वारा चलाए जाने वाले हल जमीन को उलट सकते थे, जमीन को अनेक वर्षों तक खेती योग्य बनाए रख सकते थे और बड़ी मात्रा में भोजन का उत्पादन कर सकते थे, जिनके द्वारा हजारों लोगों का पालन पोषण हो सकता था। इस प्रकार मानव समाज बड़ी संख्या में स्थायी आवास बनाकर रहने लगे। कृषि मानव प्रकृति के ऊर्जा प्रवाह के नए रास्तों पर आगे बढ़े।
रसोई के लिए भोजन और आग के अतिरिक्त कृषि मानव ने घास को माल खींचने और जानवरों की ऊर्जा में परिवर्तित कर उनका उपयोग अपने खेतों को जोतने और सामान को लाने ले जाने में किया। इस प्रकार कृषि और जानवरों का पालन दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जैसे जैसे मानव ने प्रगति की, उसने वायु तथा पानी का प्रयोग कर पवन चक्की, पनचक्की और नावों को चलाया। बड़ी मात्रा में अतिरिक्त खाद्य उत्पादन और माल ढुलाई के कारण बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का पालन पोषण संभव हो सका जो कृषि पर आधारित नहीं थे। इस कारण शहरी केंद्रों का विकास प्रारंभ हो गया। कृषि के साथ मानव सभ्यताओं का उदय हुआ। ईसा पूर्व 7500 के एक जल में निमग्न शहर की खोज जब गुजरात समुद्र तट पर कैम्बे की खाड़ी में हुई तो ये माना गया कि संभवतः मानव सभ्यता का प्रारंभ भारत में ही हुआ। कैम्बे समाज के काल में रहने वाले लोग शिकारी थे जो खेती की कला को सीख रहे थे। अभी हमने चर्चा की कृषि युग की। आइए अब चर्चा करते हैं औद्योगिक क्रांति के युग की। भाप के इंजन के आविर्भाव ने औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया। उद्योगों के तेजी से वृद्धि के लिए ऊर्जा के जिस विशाल भंडार की औद्योगिक मानव को आवश्यकता थी, वे उसे कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे जीवाश्म ईंधन से प्राप्त हुई। विद्युत उत्पादन के लिए न केवल जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग हुआ, अपितु अन्य ऊर्जा स्रोतों, विशेषतः जल और परमाणु ऊर्जाओं का प्रयोग हुआ। परवर्ती काल में सूर्य की ऊर्जा को सीधे परिवर्तित कर लहरों से प्राप्त ऊर्जा, ज्वालामुखी तथा गर्म स्रोतों से प्राप्त भू ऊष्मीय ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया गया। कृषि आधारित समाजों में जमीन का परिचालन ही प्रमुख आर्थिक क्रिया थी, परंतु औद्योगिक समाजों में मशीन की देखभाल प्रमुख आर्थिक क्रिया बनी। शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हुई और अनेक को शिक्षा के अवसर मिले। अभी हमने चर्चा की औद्योगिक क्रांति के युग की। आइए अब चर्चा करते हैं संचार और सूचना विज्ञान के युग की। उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविर्भाव ने सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के युग का सूत्रपात किया। इसे साइबरनेटिक्स स्तर कह सकते हैं। मुश्किल से 10 से 15 हजार वर्ष पहले कृषि का आविष्कार हुआ। पिछले 3 से 4 दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का उदय हुआ। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था का एक चतुर्थ क्षेत्र उदित हुआ, जिसके फलस्वरूप मुख्य आर्थिक गतिविधियों में स्थानांतरण हुआ। ये गतिविधियां जमीन के परिचालन से मशीन के परिचालन तक और फिर सूचना के परिचालन तक पहुंचा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और यातायात के साधनों के विकास तथा प्रशिक्षण और शिक्षा द्वारा अर्जित उन्नत संगठनात्मक कौशलों के कारण ही मानव समाज धीरे धीरे आदिम खाद्य पदार्थ संग्रह स्तर से होते हुए वर्तमान साइबरनेटिक्स स्तर तक पहुंचा है। दोस्तों, अभी हमने जाना मानव के विभिन्न विकास स्तरों के बारे में। आइए आप समझने की कोशिश करें कि आदिम समाज के मानव और आधुनिक समाज के मानव की क्या विशेषताएं हैं। आदिम समाज में मानव जंगलों में पेड़ों और गुफाओं का प्रयोग रहने के आश्रय के रूप में करता था। वह आसपास के जीव जंतुओं से अपने और अपने परिवार की रक्षा करता था। उसे अन्य जानवरों की भांति अपने अस्तित्व के लिए भोजन का शिकार करना पड़ता था। आदिम समाज के मानव की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। आदिम समाज का मानव अपने परिवार के साथ प्राकृतिक और अपरिष्कृत वातावरण में रहता था। अपने अनुभव पर आधारित उसके पास जीवित रहने के सीमित कौशल थे। उसने शिकार तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पत्थर के टुकड़ों से छोटे छोटे औजारों को बनाने की कला सीख ली थी। आदिमानव
हमेशा जानवरों और प्राकृतिक आपदाओं के भय से त्रस्त रहता था। उसके पास कोई संगठित सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं नहीं थीं। उसके पास भाषा और संप्रेषण के सीमित कौशल थे। आदि मानव का मस्तिष्क अपेक्षाया कम विकसित था। ये तो हुई कुछ आदिम समाज के मानव की विशेषताएं। आइए अब बात करें आधुनिक समाज के मानव की। आधुनिक समाज को विज्ञान के नवीन ज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवीन आविष्कारों का लाभ मिला है। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, लामबंदी, तीव्रतर यातायात के साधन, तुरंत संप्रेषण, नागरिकों के कल्याण के प्रति जागरूक सरकार का गठन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भूमंडलीकरण के कारण आधुनिक मानव जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। आधुनिक समाज का मानव आज जीवन की सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेता है, जैसे आरामदायक घर, विद्युत, यातायात के साधन और दूरसंचार। आधुनिक युग के इन विशेषाधिकारों तक उसकी पहुंच है। शहरी इलाकों में उसका जीवन आरामदायक है। प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से उसने बेहतर बुद्धि और कौशल का विकास किया है। एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन बिताने के लिए उसने सुरक्षा और संपत्ति के अधिकारों को प्राप्त किया है। वो अनेक सुसंगठित संस्थाओं जैसे परिवार, विद्यालय, सरकार, बैंक आदि का लाभ उठाता है। उच्च स्तर के जीवन का आनंद उठाने के लिए उसके पास बेहतर पर्यावरण और अधिक संसाधन मौजूद हैं। जीवन के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं में उसकी गतिशीलता अब अधिक है। गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में उसे अनेक अत्याधुनिक औजारों तथा मशीनों जैसे संगणक के उपयोग तक उसकी पहुंच है। आधुनिक युग में आधुनिक मानव को विकास का लंबा अनुभव और उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान का लाभ मिला है। औद्योगिक क्रांति ने भारतीय समाज में औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण का समावेश किया है। मानव आज कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में प्रवेश कर गया है। आइए अब आधुनिक सभ्य और सुसंस्कृत मानव की विशेषताओं पर नजर डालें। आधुनिक सभ्य मानव में कई विशेषताएं पाई जाती हैं। आधुनिक सभ्य मानव जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का विकास और कौशल को अर्जित कर सकता है। वो सुविधापूर्ण जीवन और प्रत्येक क्षेत्र में दक्षतापूर्वक निष्पादन के लिए प्राप्त प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकता है। आधुनिक मानव राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भली भांति अपने को संगठित कर सकता है। वो अपने परिवारजनों और समुदाय के अन्य साथियों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और देखभाल की कुशलता विकसित कर सकता है। आधुनिक मानव सामाजिक उत्तरदायित्व और समुदाय की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने की अनुभूति का भली प्रकार विकास कर सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध पेशेवर समूहों और संघों के माध्यम से वो अपने पास पड़ोस तथा कार्य की शर्तों में सुधार ला सकता है। आधुनिक मानव अपने जीवन के लक्ष्य और आकांक्षाओं की प्राप्ति और समय समय पर जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उच्च शिक्षा का लाभ ले सकता है। आइए अब चर्चा करें समाज चक्र की। मानव समाज का विकास मानसिक विकास के अंतर्निष्ठ विकास संबंधी बलों से निर्देशित होते हैं। यूरोपियन और विशेषतः जर्मन इतिहास के आधार पर सिद्धांतवादी लैम्प्रेस्ट ने ये माना कि मानव समाज कुछ निश्चित मनोवैज्ञानिक स्तरों से होकर प्रगति करता है। उन्होंने इन चरणों को इन रूपों में पेश किया। पहला चरण है सिंबॉलिक यानी प्रतीकी। दूसरा चरण है टाइपल यानी प्ररूपी। तीसरा चरण
कन्वेंशनल यानी परंपरागत, चौथा इंडिविजुअलिस्ट यानी व्यक्तिगत, और पांचवा चरण है सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ। इसकी वैधता का विश्लेषण करते हुए श्री अरविंदो ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइकिल में तर्क प्रस्तुत किया। विकास का ये क्रम एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक चक्र का पालन करता है, जिसमें होकर एक राष्ट्र या सभ्यता आगे बढ़ने के लिए बाध्य होती है। प्रत्यक्षतः ऐसे वर्गीकरण अपनी दृढ़ता के कारण गलत सिद्ध हो सकते हैं और वे कुंडलियों या टेढ़े मेढ़े प्रकृति के रास्तों को एक पदार्थिक ऋजुरेखा से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं। मानव और उसके समाजों का मनोविज्ञान इतना अधिक जटिल होता है कि ये बहुकोणीय और आपस में गुथे होते हैं। ये अत्यधिक संश्लिष्ट प्रवृत्तियों का संयोजन होता है कि उन्हें इस प्रकार के कठोर और औपचारिक विश्लेषण के दायरे में स्पष्टतया नहीं लाया जा सकता। एक मनोवैज्ञानिक चक्र का सिद्धांत हमें यह भी नहीं बतलाता कि इसके क्रमागत पक्षों का आंतरिक अर्थ क्या है। उनके क्रमिक अनुक्रम की आवश्यकता को भी यह नहीं दर्शाता। ये चक्र प्रयुक्त शब्द और गंतव्य जिस ओर वे ले जाना चाहते हैं को भी स्पष्ट नहीं करता। फिर भी मस्तिष्क या पदार्थ के प्राकृतिक नियमों को समझने के लिए ये आवश्यक है कि इनकी कार्यप्रणाली को आविष्कृत अवयवों, मुख्य संघटकों, प्रभावी शक्तियों में विश्लेषित किया जाए। यद्यपि यह संभव है कि ये सब कहीं भी अलग से न पाए जाएं। मैं पाश्चात्य चिंतक के अपने कार्य को उसके विचार के साथ ही अलग रख दूंगा। उसने जो नाम सुझाए हैं, यदि हम उनके अंदरूनी अनुभूति तथा मूल्य की जांच करें तो हम पाएंगे कि वे शायद हमारे ऐतिहासिक विकास क्रम के गहनता से आच्छादित रहस्यों पर कुछ प्रकाश डाल सकें। इसलिए यही वो दिशा है जिस ओर अनुसंधान करना अधिक लाभप्रद हो सकता है। निस्संदेह यदि हम किसी मानव समाज को, जो हमें आदिम समाज की प्रारंभिक स्थिति में लगे, को लें, चाहे वह जाति अपेक्षतया सुसंस्कृत हो या जंगली हो या आर्थिक रूप से अग्रगामी या पिछड़ा हुआ हो, हम पाते हैं कि एक प्रबल प्रतीकी मानसिकता इसको संचालित करती है, या कम से कम इस समाज की सोच, रीति रिवाजों तथा संस्थाओं पर अपना प्रभाव विस्तार करती है। प्रतीकी, परंतु किसका? हम पाते हैं कि यह सामाजिक स्तर हमेशा धार्मिक होता है और अपने धर्म में तत्परता से कल्पनाशील होता है, क्योंकि प्रतीकात्मकता तथा विस्तार से फैले कल्पनाशील या अंतर्बोधात्मक धार्मिक भावनाओं के बीच नैसर्गिक बंधुता होती है। विशेष रूप से प्रारंभिक या आदिम बनावटों में वे सदैव एक साथ रहे हैं। जब मानव प्रधानतया बुद्धिजीवी, संशयी, तर्कात्मक होता है तो वो एक व्यक्तिवादी समाज के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा है और प्रतीकों का युग तथा प्रथाओं का युग पार हो चुका है, या फिर वे अपनी शुचिता खो रहे हैं। अतः प्रतीक कोई ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति अपने पीछे, अपने जीवन तथा अपने क्रियाकलापों के पीछे महसूस करता है। दिव्य, ईश्वर, विस्तृत, गहन, अकथनीय, एक प्रच्छन्न, जीवित और वस्तुओं की रहस्यमय प्रकृति, उसकी सभी धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाएं, उसके जीवन के सभी पल तथा पहलू उसके लिए प्रतीक का कार्य करते हैं, जिनके माध्यम से वो जो जानता है, अपने जीवन के पीछे जो रहस्यवादी प्रभाव है, उनका अनुभव करता है और इसकी चाल को गढ़ता है, दिशा देता है, या फिर कम से कम उसमें हस्तक्षेप तो करता ही है। इस प्रतीकात्मक रुझान से समाज में हर चीज को सांस्कृतिक, धार्मिक और परम पावन बनाने की प्रकृति का जन्म हुआ, परंतु अभी तक इसके सभी रूपों में व्याप्त विस्तृत तथा प्रभावशाली स्वतंत्रता, एक ऐसी स्वतंत्रता जो हम जंगली समुदायों की दृढ़ता में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वे पहले से ही प्रतीकात्मक स्तर को पार कर परंपरागत स्तर तक पहुंच गए हैं। यद्यपि यह वक्र अब उन्नति के स्थान पर अवनति की ओर अग्रसर है। आध्यात्मिक विचार सबको दिशा प्रदान करता है। प्रतीकात्मक धार्मिक रूप जो इसे सहारा देते हैं, सिद्धांततः निश्चित हैं।
सामाजिक रूप से वे स्वतंत्र तथा अनंत विकास की संभावनाएं लिए हुए हैं। एक चीज हालांकि एक दृढ़ स्थिरता की ओर प्रगतिमान रहता है और वह है मनोवैज्ञानिक किस्म। इस प्रकार सर्वप्रथम हमें 4 श्रेणियों का प्रतीकात्मक बोध होता है। अधिक स्पष्ट करते हुए अमूर्त प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग, जिसे वैदिक चिंतक न तो प्रयोग में लाते और न शायद वे इसे समझते, परंतु जो हमारे आधुनिक समझ के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। दिव्य मानव ज्ञान के रूप में, दिव्य एक शक्ति के रूप में, दिव्य उत्पादन के रूप में, आनंद के रूप में और पारस्परिकता के रूप में, दिव्य सेवा के रूप में, आज्ञाकारिता तथा कार्य के रूप में। ये विभाजन 4 अंतरिक्षीय सिद्धांतों का जवाब देते हैं। ये हैं प्रज्ञा, जो चीजों के क्रम और सिद्धांत को संकल्पित करती है, शक्ति जो मंजूरी देती है, थामती है और लागू करती है, सामंजस्य जो इसके भागों की व्यवस्था का सृजन करती है, तथा कार्य जो शेष के निर्देशानुसार आचरण करती है। तत्पश्चात इस विचार से एक स्थिर परंतु जो अभी भी पूरी तरह दृढ़ नहीं हुआ है ऐसे सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ। यह सामाजिक व्यवस्था मूलतः स्वभाव तथा आत्मिक प्रकार पर तदनुरूप नीतिपरक अनुशासन के साथ निर्भर करता है। दूसरी ओर यह सामाजिक तथा आर्थिक कार्य पर निर्भर करता है, परंतु कार्य का निर्धारण विद्या विशेष के प्रकार तथा उसकी मदद के प्रति इसकी उपयुक्तता द्वारा होता है। यह प्राथमिक या अकेला कारक नहीं था। दोस्तों, 5 स्तरों की विशेषताओं को श्री औरोबिंदो ने भारतीय और सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में वर्णित किया है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक स्तर और उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है प्रतीकात्मक स्तर। ये प्रमुख रूप से धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्तर है। दूसरे अवयव जैसे मनोवैज्ञानिक, नैतिक, आर्थिक, भौतिक हैं, परंतु यह सब आध्यात्मिक तथा धार्मिक विचारों के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा है प्ररूपी स्तर। ये प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक और नैतिक स्तर है। अन्य सभी, यहाँ तक कि धार्मिक भी, मनोवैज्ञानिक विचार तथा नैतिक आदर्श के अधीन आता है, जो इसे अभिव्यक्त करता है। तब धर्म नैतिक प्रेरणा तथा विद्या विशेष के लिए एक रहस्यात्मक अनुभूति बन जाता है। धर्म जो इसकी मुख्य सामाजिक उपयोगिता बन जाती है और शेष के लिए ये अधिकाधिक परलोक की ओर घूम जाती है। ये विचार कि मानव दिव्य पुरुष या अंतरिक्षी सिद्धांत की सीधी अभिव्यक्ति है कि प्रधानता समाप्त हो जाती है या उसका अगुआ या सर्वप्रथम होना भी पीछे चला जाता है। वो पृष्ठभूमि में खड़ा हो जाता है और अंततः व्यवहार से उसका लोप हो जाता है, यहाँ तक कि आखिरकार जीवन की परिकल्पना से भी निकल जाता है। प्रारूपी स्तर महान सामाजिक आदर्शों का सृजन करता है, जो इस स्तर से गुजरने के बाद भी मानव मन में अमिट छाप छोड़ जाता है। मनोवैज्ञानिक स्तर में तीसरा है पारंपरिक स्तर। इसकी विशेषताएं हैं, जब बाहरी सहारे, आत्मा या आदर्श की बाहरी अभिव्यक्तियां अभीष्ट से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो मानव समाज के पारंपरिक स्तर का जन्म होता है। शरीर या यहां तक कि कपड़े भी व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समाज के पारंपरिक युग की प्रवृत्ति है नियत करना, दृढ़ता से व्यवस्थित करना, धर्म को रूढ़िबद्ध करना, शिक्षा तथा प्रशिक्षण को परंपरागत और अपरिवर्तनीय रूप में बांध देना, विचारधाराओं को भ्रमातीत या अचूक प्राधिकारियों के अधीन कर देना। इसे मानव जीवन का जो परिष्कृत रूप प्रतीत होता है उस पर अंतिमता की मुहर लगा देना। इस स्तर में हमेशा आकार प्रबल होता है और आत्मा पीछे रह जाती है। चौथा है व्यक्तिपरक स्तर। एक समय ऐसा भी आता है जब परंपरा और सत्य के बीच की खाई असहनीय हो जाती है
तथा बुद्धिमान व्यक्ति जागृत हो जाते हैं। सूत्रों को लीलने वाले महान लोग जो पूरी शक्ति से या उग्रता से या तर्क के शांत प्रकाश से प्रतीक, प्ररूपी और परंपरा को अस्वीकार करते हैं, जेल की दीवारों से टकराते हैं और व्यक्तिगत तर्क, नैतिक आधार या भावनात्मक इच्छा के द्वारा उस सत्य को खोजने की चेष्टा करते हैं जिसे समाज ने खो दिया है या इसके सफेद कब्र में दफना दिया है। इसी सोपान पर आकर धर्म, चिंतन और समाज के व्यक्तिपरक युग का सृजन होता है। प्रतिवाद के युग का प्रारंभ हो चुका है। तर्क का युग, विद्रोह का युग, प्रगति और स्वतंत्रता का युग। और 5वां स्तर है व्यक्तिनिष्ठ स्तर। चीजों की सत्यता को जानने के लिए और उस सत्य के सापेक्ष अपने अस्तित्व के नियम को समझने के लिए व्यक्ति को और गहराई में जाकर व्यक्तिनिष्ठ गोपनीयता की थाह लेनी पड़ेगी। वस्तुओं, उनके वस्तुनिष्ठ आकृतियों तथा आसपास के वातावरण को पूर्ण रूप से समझना होगा। मानवता के व्यक्तिनिष्ठ काल की आवश्यक यात्रा, जिसमें मनुष्य को एक पूरा चक्कर लगाकर वापस आना पड़ता है ताकि वह अपने भीतरी आत्मन प्रतिप्राप्ति की ओर एक नवीन ऊर्ध्वाधर रेखा या सभ्यता के एक नवीन घूमते हुए चक्र की ओर जा सके। आइए अब बात करें बर्बरता और सभ्यता की। बर्बरता की विशेषताएं। बर्बरता के स्तर पर मानव जानवर की तरह रहता था। वो पशुओं की मूल प्रवृत्ति द्वारा संचालित होता था। वो स्व-अस्तित्व, स्व-प्रवर्धन, भोजन तथा मैथुन के जीवन विज्ञान संबंधी अभिप्रेरक बलों के वशीभूत होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इस प्रक्रिया में वो इन विशेषताओं को व्यक्त करता था। वो पर्यावरण का एक जीव है जो जानवर की भांति रहता है। किसी जानवर की भांति ही भोजन की खोज में घूमता फिरता है। स्व अस्तित्व, स्व प्रवर्धन, भोजन तथा मैथुन के जीवन विज्ञान संबंधी अभिप्रेरक बलों से संचालित होता है। वे मानसिक रूप से विकसित नहीं हैं। पारिवारिक जीवन, धर्म तथा संस्कृति का अति न्यून ज्ञान है। चूंकि उसकी क्षमताओं का विकास नहीं हुआ है, इसलिए न तो उसके पास सामाजिक आचरण है और न ही नैतिक सिद्धांत। विकास के क्रम में पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति हुई और आधुनिक मानव जाति के उत्थान के साथ साथ जीवन से मन या मस्तिष्क का उदय हुआ। उसने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का हल निकालने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया। इस प्रकार प्रकृति के चिंतक मानव ने विकास के मनोसामाजिक पक्ष का सूत्रपात किया और मानव सभ्यताओं को जन्म दिया। काफी वर्षों के संघर्ष, चारों ओर की समस्याओं की खोज और शोध के पश्चात सभ्य जीवन का विकास हुआ। श्री अरविंदो कहते हैं कि सामान्य तथा लोकप्रिय अर्थ में सभ्यता से तात्पर्य है सभ्य समाज की अवस्था शासित, आरक्षित, संगठित, शिक्षित तथा ज्ञान और उपकरणों को लिए हुए होता है। इसके विरुद्ध दूसरी ऐसी व्यवस्था को लिया जा सकता है जिसके पास ये सब नहीं है या उसके पास इन सुविधाओं के होने की आशा नहीं की जाती। श्री अरविंदो के अनुसार बर्बरता समाज की वह अवस्था है जिसमें मानव लगभग पूर्ण रूप से अपने जीवन, शरीर, अपने आर्थिक और भौतिक अस्तित्व से जुड़ा होता है। पहले उनके पर्याप्त रखरखाव के लिए, परंतु अभी भी अपने अत्यधिक या बेहतर कल्याण के लिए नहीं, तथा इस स्थिति में उसके पास अपनी मानसिकता को विकसित करने के लिए न तो पर्याप्त साधन होते हैं और न ही समुचित इच्छा। जबकि सभ्यता समाज का वह विकसित रूप है जिसमें पर्याप्त सामाजिक तथा आर्थिक संगठन का समावेश हो और मानसिक जीवन की गतिविधियां यदि संपूर्ण नहीं तो अधिकतर भाग में मौजूद हों, क्योंकि कभी कभी इनके कुछ भाग पीछे छूट जाते हैं या हतोत्साहित होते हैं अथवा प्रयोग के अभाव में
अस्थायी रूप से क्षीण हो जाते हैं। तथापि प्रत्यक्ष रूप से समाज बहुत सभ्य हो सकता है तथा यहाँ तक कि उच्च सभ्यता संपन्न भी हो सकता है। इस अभिधारणा के अंतर्गत सभी ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं आ जाएंगी और सभी बर्बरता को मार्ग से हटा देंगी, चाहे वो अफ्रीका, यूरोप, एशिया, हूण, गोथ, वंडाल या तुर्कमान में हो। प्रत्यक्षतः बर्बरता की अवस्था में समाज के अशिष्ट शुरुआत का अस्तित्व मिल सकता है। ये भी दिखाई देता है कि एक सभ्य समाज में बड़ी मात्रा में बर्बरता या उसके अनगिनत अवशेष रह सकते हैं। इस रूप में देखने पर सभी समाज अल्प सभ्यता या अर्ध सभ्यता की अवस्था में ही होते हैं। एक अत्यधिक विकसित मानवता हमारी वर्तमान सभ्यता को एक अपूर्णता से ग्रसित सभ्य युग की अंधविश्वासी तथा नृशंसता को किस हद तक आश्चर्य तथा विरक्ति या घृणा से देखेगा। परंतु मुख्य बात यह है कि किसी भी समाज में जो अपने को सभ्य कहलाने योग्य है, मनुष्यों की मानसिकता सक्रिय होनी चाहिए, मानसिक लक्ष्य विकसित होने चाहिए तथा चिंतनशील व्यक्तित्व के रूप में उसके जीवन का नियंत्रण तथा सुधार उसके बेहतर मस्तिष्क के स्पष्ट स्वचेतन अभिधारणा के रूप में होना चाहिए। परंतु एक सभ्य समाज में आंशिक, अपरिष्कृत तथा पारंपरिक रूप से सभ्य और सुसंस्कृत के बीच अब भी अंतर विद्यमान है। अतः ये प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति विशेष को समुचित मानसिक जीवन पर पहुंचाने के लिए केवल सभ्यता के साधारण फायदों के लिए भागीदारी करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए दूरगामी विकास, एक उच्च स्तरीय उत्थान की आवश्यकता है। पिछली पीढ़ी ने सुसंस्कृत व्यक्ति या विषयात्मक व्यक्ति के बीच अंतर को जोरदार ढंग से उजागर किया तथा इसके तात्पर्य के बारे में उन्हें स्पष्ट जानकारी थी। मामूली तौर से देखने पर उसके लिए विषयासक्त वह था जो बाहरी तौर पर सभ्यता का जीवन व्यतीत करता है, इसके सभी साज सामान का स्वामी होता है, उसके पास वर्तमान में प्रचलित मतों का, पूर्वाग्रहों का, रूढ़ियों का, मनोभावों का भंडार होता है जिन्हें वह प्रकट भी कर सकता है, परंतु विचारों के प्रति वह अभेद्य होता है, स्वतंत्र बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देता, सुंदरता तथा कला के प्रति अज्ञानी होता है। जिस चीज को भी वह छूता है, चाहे वह धर्म हो, नैतिकता हो, साहित्य हो या फिर जीवन, उसे ही अभद्र या अशिष्ट बना देता है। विषय आसक्त वास्तव में एक आधुनिक सभ्य बर्बर ही होता है। वो अपने जीवन, शरीर, जीवन की अत्यावश्यक आवश्यकताओं, आवेगों के प्रति बुद्धिहीन आसक्ति रखता है और इसीलिए वो अक्सर एक अर्धसभ्य, भौतिक और जैव बर्बर का स्थान ले लेता है। परंतु अनिवार्य रूप से और सामान्य रूप से वो मानसिक बर्बर एक औसत दर्जे का संवेदनात्मक व्यक्ति होता है। दूसरे शब्दों में उसका मानसिक जीवन मस्तिष्क के निम्नतर अधः स्तर का होता है। वो इंद्रियों का जीवन, अनुभूतियों का जीवन, भावनाओं का जीवन, प्रायोगिक आचरण का जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार वो मानसिक व्यक्तित्व के प्रथम स्तर पर होता है। इन सभी में वह सक्रिय हो सकता है, बहुत ताकतवर हो सकता है, परंतु वह उनको किसी उच्च स्तरीय प्रकाश से शासित नहीं करता या उनको स्वतंत्र या उदात्त उत्कृष्टता की ऊंचाई तक पहुंचाने की चेष्टा नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत वह उच्च मानसिक शक्तियों को इंद्रियों के स्तर तक, उसके अनुभूतियों तक, उसके अप्रकाशित तथा असंयत भावनाओं और उसकी स्थूल उपयोगितावादी प्रायोगिकता तक घसीट लाता है। उसका सौंदर्य बोध बहुत ही कम विकसित होता है। उसकी नैतिकता का रुझान इंद्रियासक्त मस्तिष्क के स्वभाव द्वारा संचालित होता है। ये औसत दर्जे के संवेदनात्मक मानव की नैतिकता होती है। वो मानसिक रूप से सक्रिय नहीं होता, बल्कि मानसिक रूप से प्रतिक्रियाशील होता है। जब तक सुसंस्कृत मानसिकता एक छोटे अल्पसंख्यकों तक सीमित रहती है, सभ्यता कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती।
यह अपने सीने में अज्ञानता की एक विशाल मात्रा को पोषित करती है, सर्वहारा वर्ग के बहुसंख्यकों का पोषण करती है। या तो ज्ञान को अपना प्रसार ऊपर से करना पड़ेगा, अन्यथा उसे नीचे की अज्ञान रूपी रात्रि में डूब जाने का भय हमेशा बना रहेगा। यदि ये विशाल संख्या में लोगों को अपने प्रकाश से वंचित रखता है तो ये और भी अधिक असुरक्षा की स्थिति में आ जाता है। प्राकृतिक ओज से परिपूर्ण ये बर्बर किसी भी पल सभ्य समाज की संस्कृति से मानसिक रूप से रूपांतरित न होकर उसी सभ्यता के भौतिक हथियारों को हथिया सकता है। ग्रीक रोमन संस्कृति भीतरी और बाहरी दोनों तरफ से नाश को प्राप्त हुई। बाहरी ओर से इसका विनाश जर्मन बर्बरता के बाढ़ से और भीतर से विनाश जीवन शक्ति के लोप के कारण हुआ। इसने सर्वहारा वर्ग को कुछ हद तक आराम तथा आनंद दिया, परंतु उन्हें प्रकाश से प्रकाशित नहीं किया। जब जनसमूह के पास प्रकाश पहुंचा तो बाहर की ओर से ईसाई धर्म के रूप में आया, जो पुरानी संस्कृति के शत्रु के भेष में था। यदि ज्ञान जीवित रहना चाहता है तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो ज्ञान को आक्रामक होना चाहिए। नीचे या चारों ओर कहीं भी यदि एक विस्तृत अज्ञानता को छोड़ रखा जाए तो इसका मतलब होगा समस्त मानवता को बर्बरता की पुनरावृत्ति के खतरे में हमेशा के लिए धकेल देना। जब किसी राष्ट्र या युग ने अपने भीतर विज्ञान और कला के ज्ञान को विकसित किया है, परंतु अपने सामान्य दृष्टिकोण में और जीवन के स्वभाव और चिंतन में ज्ञान, सत्य, सौंदर्य तथा जीवन के उच्च आदर्शों से शासित नहीं हुआ, अपितु स्थूल जैव शक्ति अस्तित्व के वाणिज्यिक और आर्थिक दृष्टि से संचालित होता रहा, तो हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्र या युग एक अभिप्राय में सभ्य हो सकता है, किंतु इसके सभ्यता संबंधी प्रचुर और व्यर्थ उपस्करों तथा उपकरणों के रहते ये एक सुसंस्कृत मानवता की उपलब्धि या उसके लिए वादा नहीं हो सकता। इसीलिए 19वीं शताब्दी के यूरोपियन सभ्यता को भी उसके विजयी तथा भरपूर उत्पादन, उसके विज्ञान के क्षेत्र में महान विकास कार्यक्रमों, बुद्धि व्यापार के क्षेत्र में महान उपलब्धियों के बावजूद हम उसे निंदा और हेय की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इसने इन सभी को व्यापार और वाणिज्य के रूप में बदल दिया है तथा इनका उपयोग जैव शक्ति की सफलता के लिए ही किया। हम इस बारे में यह कह सकते हैं कि यह वह पराकाष्ठा नहीं है जहां मानवता को पहुंचने की महत्वाकांक्षा करनी चाहिए, और यह भी कि यह रुझान मानव विकास के उच्चतर वक्र रेखा की ओर नहीं बल्कि उससे दूर ही जाती है। हमारा इस विषय में यही निर्णय होना चाहिए कि संस्कृति के युग के रूप में ये प्राचीन एथेंस की संस्कृति से घटिया था। ये इटली के पुनरुत्थान और प्राचीन या प्रतिष्ठित भारत की संस्कृति के मुकाबले भी निकृष्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि उन कालों में सामाजिक संगठन की दृष्टि से चाहे कितनी ही कमियां रही हों और उनके वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार तथा भौतिक उपलब्धियां कितनी ही बुरी रही हों, फिर भी वे जीने की कला में काफी आगे थे। वे जीवन के उद्देश्यों से भलीभांति परिचित थे और उन्होंने अधिक सशक्त रूप से मानव पूर्णता के स्पष्ट आदर्शों की प्राप्ति का ध्येय निश्चित किया था। इंद्रिय मन के स्तर पर क्रियाशील होना मुख्यतया जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन की गतिविधियां ज्ञान और तर्क पर, एक विस्तृत ज्ञान पिपासा पर आधारित होनी चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्तियों की गतिविधियां ही चरित्र का निर्माण करती हैं, उच्च नैतिक आदर्शों तथा बृहत्तर मानव क्रियाशीलता को जन्म देती हैं। हमें अपने निम्नतर या औसत मानसिकता से परिचालित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक वास्तविक संस्कृति तथा एक मानवता की उपलब्धि की शुरुआत का आदर्श सत्य, सौंदर्य तथा स्वयं शासन द्वारा संचालित होना चाहिए।
साथियों, हमने ध्वनि श्रृंखला उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा के अंतर्गत आज के समाज को समझने की कोशिश की। आशा है आपको ये कार्यक्रम उपयोगी लगा होगा। इस ध्वनि श्रृंखला की अगली कड़ी में हम एक नए कार्यक्रम के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चेतना और विजयकांत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि श्रृंखला उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा। इसमें आज आपने सुना ध्वनि कार्यक्रम आज का समाज। कार्यक्रम के विशेषज्ञ थे प्रोफेसर B.P. लूला और जी गुरु। आवाजें थीं चेतना कन्हाई और विजयकांत नायक की। निवेदिका थी पूर्वा शर्मा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन, आलेख रूपांतरण और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।